अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू करंट ट्यूटोरियल्स। अच्छा, आज हम ब्रशलेस डीसी मोटर को डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। मोटर की कंस्ट्रक्शन चेक करते हैं सबसे पहले। अच्छा, ब्रशलेस डीसी मोटर को ब्रशलेस डीसी मोटर इसलिए कहते हैं कि ना इसके अंदर ब्रशेस नहीं इस्तेमाल होते, कार्बन ब्रशेस वगैरह नहीं इस्तेमाल होते। ठीक है, इसको इलेक्ट्रॉनिक कम्यूटेशन की मदद से हम क्या करते हैं, एसी को डीसी में कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे आम मोटर के अंदर कार्बन ब्रशेस इस्तेमाल होते हैं ना, वो इसके अंदर नहीं इस्तेमाल होते। हम इसके टर्मिनल से बाहर निकाल के एसी सप्लाई बाहर निकाल के उससे हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिकली कम्यूटेशन करते हैं। ठीक है, आप नॉर्मल मोटर देखें तो नॉर्मल मोटर के ऊपर यहाँ पे क्या लगे होते हैं, कम्यूटेटर लगा होता है जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करके देता है। हम यहाँ पे कम्यूटेटर नहीं लगाते। ठीक है, इसके ब्रशेस वगैरह नहीं लगे होते, तो इसलिए इसको ब्रशलेस मोटर कहते हैं। यहाँ से टर्मिनल से डायरेक्ट सप्लाई बाहर निकाल लेते हैं और इलेक्ट्रॉनिक कम्यूटेशन करते होते हैं। सही है। अब इसमें वर्किंग प्रिंसिपल जैसे मैंने आपको बता दिया कि कॉइल से हम सारी करंट बाहर निकाल लेते हैं और इलेक्ट्रॉनिकली उसको क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। इसमें स्टेटर जो होता है उसको लेमिनेटेड बनाते हैं। ठीक है, लेमिनेटेड जैसे आपको पता है ट्रांसफार्मर में आप लेमिनेटेड कोर इस्तेमाल करते थे ताकि एडी करंट लॉसेस कम से कम हो सके। ठीक है, इसके अलावा आप अच्छा मटेरियल इस्तेमाल करते हैं ताकि हिस्टैरिसीस लॉसेस कम हो सके। और रूटर के अंदर क्या कहते हैं, रूटर परमानेंट मैग्नेट का बनाया जाता है और रूटर के एजेस बनाए जाते हैं। ठीक है, ताकि हमारे पास स्पीड कंट्रोल ज्यादा बेहतर हो। ठीक है, और इसके अलावा रूटर में आप स्लॉट्स बनाते थे ताकि उसमें हंटिंग को कम से कम किया जा सके। इलेक्ट्रॉनिक कम्यूटेटर और मैकेनिकल कम्यूटेशन में क्या फर्क है, दोनों को कंपेयर करते हैं। देखिए, मैकेनिकल कम्यूटेटर जो होता है वो माइका से बना होता है। ठीक है, वो ब्रशेस से बना होता है, कार्बन से बना होता है। और इलेक्ट्रॉनिक कैप पावर उसमें एससीआर वगैरह इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, पावर ट्रांजिस्टर इस्तेमाल होते हैं। और ये मैकेनिकल कम्यूटेटर का होता है, शॉप की पोजीशन के लिहाज से उसकी अरेंजमेंट होती है। ठीक है, और ये क्या, इसके अंदर क्या होता है, इलादा पोजीशन सेंसर लगे होते हैं। आप हॉल सेंसर लगाते हैं, इसके अंदर ऑप्टिकल सेंसर्स लगाते हैं इलेक्ट्रॉनिक कम्यूटेशन के अंदर। अब ये जो है मैकेनिकल कम्यूटेटर रूटर के ऊपर लगा होता है और इलेक्ट्रॉनिक कम्यूटेटर जो होता है वो स्टेटर के ऊपर लगा होता है। अब मैकेनिकल कम्यूटेटर में स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट्स होते हैं और ब्रशेस लगे होते हैं। इसके अंदर क्योंकि ये स्टेटर के ऊपर लगा होता है इलेक्ट्रॉनिक, तो इसमें कोई भी स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट नहीं होता। जब इसमें स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट नहीं होता तो इसके अंदर स्पार्किंग नहीं होती, जबकि मैकेनिकल के अंदर स्पार्किंग होती है। मैकेनिकल के अंदर स्पार्किंग होती है, ये मूव कर रहा होता है तो उसको रेगुलरली मेंटेनेंस चाहिए होती है, जबकि इलेक्ट्रॉनिक को रेगुलरली मेंटेनेंस नहीं चाहिए होती। अब इसमें नंबर ऑफ डिवाइस स्विचिंग लिमिटेड, अब नंबर ऑफ डिवाइस स्विचेस के लिहाज से होती है, इसमें कम्यूटेटर सेगमेंट्स काफी ज्यादा होते हैं। ठीक है, आप डिफिकल्ट टू कंट्रोल वोल्टेज अवेलेबल अक्रॉस टेपिंग, आप वोल्टेज का कंट्रोल हासिल करना यहाँ पे कम्यूटेटर के ऊपर ज्यादा मुश्किल है। ठीक है, अब लेकिन इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट टेक्निक्स है, जैसे पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन एक नीचे दिखाई है, इसकी मदद से हम क्या करते हैं, तो वोल्टेज कंट्रोल कर सकते हैं। अब जो इसकी मैकेनिकल है, ये क्या है, ये हाईली रिलायबल है। ठीक है, इसकी सबसे बड़ी ये खासियत है कि ये हाईली रिलायबल है, जबकि ये है इसकी रिलायबिलिटी डिपेंड करती है स्विचेस के ऊपर। ठीक है, जो आपने उसके अंदर टर्मिनल इस्तेमाल किए, जो आपने उसके अंदर डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस इस्तेमाल किए, उनके ऊपर उसकी रिलायबिलिटी डिपेंड करती है। ठीक है, आप करंट ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब कीजिएगा। अच्छा, ब्रशलेस डीसी मोटर को ना, इसकी पोजीशन को चेक करने के लिए डिफरेंट सेंसर्स इस्तेमाल होते हैं। तो उसमें से बड़ा एक आम सेंसर है हॉल सेंसर। ठीक है, अब देखें, इसकी पोजीशन को चेक करने के लिए हम या तो हॉल सेंसर का सहारा ले सकते हैं या ऑप्टिकल एनकोडर्स होते हैं। ठीक है, ऑप्टिकल एनकोडर्स की मदद से हम क्या करते हैं, उसकी पोजीशन चेक कर लेते हैं और रूटर को मुख्तलिफ तरह से सेंस किया जा सकता है। या तो आप हॉल सेंसर से चेक करेंगे या आप ऑप्टिकल एनकोडर से चेक करेंगे। ठीक है, हॉल सेंसर जो है वो हॉल इफेक्ट के ऊपर काम करता है। हॉल इफेक्ट कहता है कि जी, जब किसी भी मैग्नेट के ऊपर, ठीक है, ये क्योंकि ये परमानेंट मैग्नेट वाला होता है ना, ये जितनी ब्रशलेस डीसी मोटर परमानेंट वाली देख रहे हैं। अब इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स
वोल्टेजेस और करंट, ठीक है, ये तीनों आपस में 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। आप देखें, अगर ये वाई एक्सिस इसको आप कहते हैं, तो इसको आप एक को वोल्टेज को आप एक्स एक्सिस कह दें, इसको आप जी एक्सिस कह दें। तीनों का आपस में क्या है, 90 डिग्री का एंगल है। तो हॉल इफेक्ट इसी के ऊपर काम करता है कि हमारे हॉल वोल्टेजेस जो होते हैं ना, इन वोल्टेज को जो हॉल वोल्टेज कहते हैं, ये मैग्नेटिक फ्लक्स और अप्लाइड करंट से 90 डिग्री के फर्क के ऊपर होते हैं। इसकी मदद से हम क्या कहते हैं, रोटर की पोजीशन चेक कर सकते हैं। ये देखें, ये हॉल सेंसर्स लगे होते हैं इसके ऊपर। अब क्योंकि ये जिस बंदे ने बताया था एडविन हॉल 1989 में, तो उसकी वजह से उसका नाम रखा था। आप इसकी मदद से, हॉल सेंसर्स की मदद से हम रूटर की पोजीशन चेक कर सकते हैं। रूटर की पोजीशन के लिहाज से हम आगे इलेक्ट्रॉनिक कम्यूटेशन में उसके लिहाज से इंटरपोलेशन कर सकते हैं। टॉर्क एंड स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीसी मोटर, तो देखिए नॉर्मली रेटेड टॉर्क होता है एक कंटिन्यूस जोन में, इसका क्या होता है, कांस्टेंट होता है। और जब एक लिमिट से ज्यादा आपकी रेटेड स्पीड से जब ऊपर स्पीड पे जाते हैं, तो आप फिर उसके बाद उसका टॉर्क क्या होता है, कम होना शुरू, ठीक है। रेटेड स्पीड तक इसका टॉर्क क्या होता है, मैक्सिमम रहता है, कंटिन्यूस टॉर्क होनी। अब जब रेटेड स्पीड से उससे ज्यादा स्पीड के ऊपर चलाएंगे, तो उसके ऊपर क्या होगा, टॉर्क कम हो जाएगा। इसी तरह जब लोड ज्यादा बढ़ाएंगे, तो उसकी क्या होगी, स्पीड कम हो जाएगी, ठीक है ना। जब लोड ज्यादा बढ़ाएंगे तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी। जब स्पीड एक लिमिट से ज्यादा हो जाएगी, तो उसका टॉर्क, रोटेशनल पावर कम होगी। इसकी डिसमेंटलिंग देखते हैं। देखिए, परमानेंट मैग्नेट होता है, वाइंडिंग होती है, डिफरेंट सेंसर्स लगे होते हैं। अच्छा, इसमें एक अच्छी चीज है कि इसमें का तरीक देखे ना, ये तीन है, एक पोल पेयर है, ये दो पोल पेयर है, तीन पोल पेयर। जब हम इसको ना पोल पेयर्स के लिहाज से पढ़ते हैं, एक पोल नहीं पढ़ते, यानी कि नॉर्थ और साउथ पोल मिलके एक पोल पेयर बनता है। ये वाला दो पोल पेयर, तीन पोल पेयर। अब आप तीनों को चेक करें, तो एक वक्त में कोई से दो कंडक्टर है, मतलब अगर इन दोनों के सामने है, या फिर आगे देखें इन दोनों के सामने है, तीसरे केस में इन दोनों के सामने है, ठीक है। अब देखें, यहाँ पे अगर आप गौर से देखें, तो ये दोनों अफेक्ट कर रहे हैं इसके ऊपर, है ना। यहाँ पे ये वाले दोनों, इस वक्त ये वाले दोनों है ना, लाइकवाइज ये दोनों और ये दोनों। इसी तरह यहाँ पे हमने डॉटेड लाइन में दिखा, ये देखें, आपका ये रेड वाला नहीं है, ग्रीन और ब्लू। इस तरह यहाँ रेड और ब्लू, यहाँ ग्रीन और ब्लू। एक वक्त में क्या है, कोई भी दो वाइंडिंग से करंट आ रहा है, तीसरे वाला एज ए न्यूट्रल के तौर पे एक्ट कर सकते हो। अच्छा, इसकी प्रोटेक्शन किस तरह की जाती है, एडवांटेज डिसएडवांटेज। ब्रशलेस डीसी मोटर की प्रोटेक्शन, एडवांटेज डिसएडवांटेज और एप्लीकेशन देखते हैं। देखें, प्रोटेक्शन के लिए हमें पीक करंट का पता होना चाहिए, ठीक है। हमें पीक सेफ साइड के लिए, शॉर्ट सर्किट के केस में पीक करंट का पता होना चाहिए, अंडर वोल्टेज का पता होना चाहिए, ये ना हो कम वोल्टेज के ऊपर चले और स्पेसिफिक केस में उसमें नुकसान भी हो सकता है। हॉल सेंसर अगर फेल हो जाए तो भी मसला हो सकता है। तो इन चीजों का प्रोटेक्शन में ख्याल रखा जाता है। इसकी एप्लीकेशन में इसका एडवांटेज यह है कि रिलायबिलिटी इसकी अच्छी है, इसकी लाइफ ज्यादा है, ठीक है। कम्यूटेटर इलेक्ट्रॉनिक होता है, तो स्पार्क नहीं होता, फ्रिक्शन नहीं होता इस केस में, वोल्टेज आपके रेट। डिसएडवांटेज क्या है, अब देखो, जब आप इलेक्ट्रॉनिक सर्किट लगाएंगे तो कम्प्लेक्सिटी तो होगी। तो कम्प्लेक्सिटी के लिए आपको एडिशनल सेंसर्स लगाने पड़ते हैं, ऑप्टिकल सेंसर्स हो जाए, हॉल सेंसर हो जाए। अब इस केस में हाई कॉस्ट भी इसकी ज्यादा हो जाएगी, और डिजाइन कॉस्ट भी है ना साथ में। एप्लीकेशन सीडीज के अंदर इस्तेमाल होती है, कंट्रोलिंग फेल्ड, ये जितने जो खिलौने होते हैं बच्चे, उनके अंदर इस्तेमाल होती है बच्चों की। और मेडिकल में मुख्तलिफ जगह पे इसको इस्तेमाल किया जाता है, जैसे डेंटल सर्जन इस्तेमाल करते हैं, ऑर्गन्स के अंदर डिफरेंट जगह पे इस्तेमाल किया जाता है। कंपैरिजन ऑफ ब्रशलेस डीसी मोटर, ब्रश्ड एंड इंडक्शन मोटर, ठीक है। इन तीनों मोटर्स को हम कंपेयर करते हैं। अच्छा, सबसे पहले वाले कॉलम में हमने ब्रशलेस डीसी मोटर के कैरेक्टरिस्टिक्स लिखे हैं, दूसरे में ब्रश वाली की और तीसरे में इंडक्शन वाली की, ठीक है। मैकेनिकल स्ट्रक्चर की बात करें तो इसके फील्ड मैग्नेट्स जो होते हैं वो स्टेटर होते हैं, ठीक है। अब जबकि ब्रश मोटर के अंदर फील्ड मैग्नेट्स होते हैं वो ऑन द रूटर होते हैं। इसके अंदर फील्ड मैग्नेट्स जो हैं वो स्टेटर के ऊपर होते हैं,
और इसके अंदर फील्ड मैग्नेट्स क्या है, रोटर के ऊपर होते हैं, ठीक है। एंड रोटर आर मेड ऑफ परमानेंट मैग्नेट्स, ठीक है। रोटर जो है वो परमानेंट मैग्नेट से बनाया जाता है, जबकि इसके अंदर स्टेटर जो है, अब फील्ड मैग्नेट क्योंकि रोटर के ऊपर होते हैं तो स्टेटर जो है या तो परमानेंट मैग्नेट का बनाया जाता है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का बनाया, ठीक है। आप इंडक्शन मोटर की बात करें तो दोनों के केस में रोटर एंड स्टेटर हैव वाइंडिंग। अब एक वाइंडिंग होती है जो कि कनेक्टेड होती है एसी सप्लाई से। मेंटेनेंस की बात करें तो ब्रशलेस डीसी मोटर को लो या थोड़ी मेंटेनेंस चाहिए होती है, ब्रश वाले को इसको पीरियडिक मेंटेनेंस चाहिए होती है, ठीक है। इसको भी काम चाहिए होती है इंडक्शन। टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स फ्लैट होते हैं इसके, ठीक है। जो ब्रशलेस डीसी मोटर है उसके फ्लैट टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जबकि इसके अंदर मॉडरेट होते हैं, इसके अंदर कुछ चेंज आता है। इंडक्शन मोटर के नॉन लीनियर नहीं होते, तो इसलिए ब्रशलेस डीसी मोटर को जहां पे टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स फ्लैट चाहिए होते हैं वहां पे इसको प्रेफर किया जाता है। इसकी एफिशिएंसी काफी हाई होती है क्योंकि देखो उसके अंदर ब्रश वगैरह नहीं होते। अब जो उसके इस वजह से इसकी एफिशिएंसी हाई होती है, इसकी एफिशिएंसी क्या होती है, दरमियानी होती है ब्रश वाले की। इंडक्शन मोटर की एफिशिएंसी लो होती है। अब सारा कुछ इसका जो डिपेंड करता है कम्यूटेशन मेथड के ऊपर डिपेंड करता है। ब्रशलेस डीसी मोटर में जो मोटर के अंदर जो कम्यूटेशन होती है वो इलेक्ट्रॉनिक स्विचेस की बेस पे, इसी वजह से इसको ब्रशलेस कहते हैं क्योंकि देखो उसमें ब्रशेज इस्तेमाल नहीं होते, इसमें डिफरेंट सॉलिड स्टेट डिवाइसेस या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस लगाए जाते हैं, जबकि ब्रश वाली मोटर के अंदर ब्रशेज लगाए जाते हैं और कम्यूटेटर भी लगाए जाते हैं, ठीक है। और इंडक्शन मोटर को आप वैसे स्टार्टिंग सर्किट चाहिए होता है। कम्यूटेशन हो गई, कम्यूटेटर मेथड हो गया। उसके बाद स्पीड, हाई स्पीड के लिए हम ब्रशलेस डीसी मोटर को इस्तेमाल करते हैं, मॉडरेट स्पीड के लिए ये होता है, ठीक है, क्योंकि इसमें ब्रशेस होते हैं, इसके दरमियान स्पीड चलाई जाती है। इसके लो स्पीड रेंज के लिए इस्तेमाल किया। इलेक्ट्रिकल नॉइज, इसके अंदर ब्रशलेस के अंदर तकरीबन ना होने के बराबर नॉइज होती है, बहुत थोड़ी नॉइज होती है। इंडक्शन के अंदर भी थोड़ी होती है, जबकि ब्रश मोटर के अंदर हाई नॉइज होती है, ज्यादा नॉइज होती है, ठीक है। मेथड की डिटेक्शन के लिए इसको रूटर में ऑप्टिकल सेंसर या हॉल सेंसर जैसे भी आपको मैंने बताया, ये इस केस में ब्रश वाले में ऑटोमेटिकली होता है, इसके अंदर उसकी जरूरत नहीं होती क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के तहत काम करो। अब देखें डायरेक्शन रिवर्सल। रिवर्स डायरेक्शन के लिए हम क्या करते हैं, रिवर्स सीक्वेंस करनी पड़ती है, फेज की सीक्वेंस हम रिवर्स कर देते हैं तीनों में। इसमें क्या करते हैं, हम सप्लाई के टर्मिनल आगे पीछे कर देते हैं। अगर 3 फेज है तो उसमें 2 के टर्मिनल चेंज कर दे तो मोटर की स्पीड आगे पीछे। कंट्रोल रिक्वायरमेंट्स, ब्रशलेस डीसी मोटर में हमेशा कंट्रोलर चाहिए होता है ताकि आप क्या करें, कम्यूटेशन सीक्वेंस को उसके लिहाज से चला सकें। ब्रश मोटर के अंदर नहीं चाहिए होता और इंडक्शन के अंदर भी नहीं चाहिए। कॉस्ट की बात करें तो यहाँ पे जो है ना ब्रशलेस की कॉस्ट निस्बतन हाई होती है एज कम्पेयर टू ब्रश और इंडक्शन मोटर, ठीक है। तो ये सारा कंपैरिजन था जो हमने इसका चेक किया। आप करंट ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।